हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आज फिर बताने वाला हूं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपकी दिसंबर में है सीटेट एग्ज़ाम्स, तो इसके लिए आपको क्लास 3rd से लेकर के तो 5th की NCERT के पर्यावरण विषय के मतलब कि जो आपका ईवीएस है उसके टॉप मोस्ट प्रश्न बताऊंगा और जो आपके सीटेट में आपके काम आएंगे। और इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपके लिए लाभदायक है। इस प्रकार से ईवीएस के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपको डेली हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के क्वेश्चनों को। देखिए मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं। मतलब जो जंतु होते हैं ना, वो अपना जो भोजन का मेन सोर्स क्या होता है उनका, तो उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक जो भोजन को उत्पादित करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, तो इन पर भी ये डिपेंडेंट होते हैं और उपभोक्ता पर भी ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको करेक्ट करना है, उत्पादक एवं उपभोक्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह, देखो मनुष्य सब कुछ खाता है इसलिए उसको सर्वाहारी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, वह पौधों और जीवों दोनों के उत्पादक को खाता है। मतलब कि पौधों और जीवों इन दोनों का जो उत्पादक है उनको भोजन के रूप में मनुष्य उपयोग कर लेता है, इसलिए उसे सर्वाहारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिल चट्टे को उसके खाद्य पदार्थ के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जो तिल चट्टा होता है ना, उसको सर्वाहारी रखा जाता है, सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे ही आप क्वेश्चन डायरेक्ट याद रख सकते हैं, तिल चट्टा सर्वाहारी है। इसके बाद मृत जीवी जीवों को मृत जीवी क्यों कहा जाता है। तो याद रखना, जो मृत जीवी जीव है ना, उन्हें मृत जीवी जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मृत मतलब कि मरे हुए, मृत मतलब होता है मरे हुए, तो मरे हुए जीवों को खाता है, इसलिए मृत जीवी उन्हें कहा जाता है। इसके बाद मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने के लिए शक्ति। ठीक है, तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है ना, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये मनुष्य के शरीर में काफ़ी ऊर्जा प्रदान कर देता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च किसका बहुलक है। तो चावल और गेहूं से जो स्टार्च प्राप्त होता है ना, वो शर्करा का बहुलक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पदार्थ जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, तो उससे हम कहते हैं विटामिन। ठीक है, मतलब विटामिन ये शरीर में किसी भी प्रकार की कमी के कारण, किसी प्रकार की कमी के कारण जो रोग होते हैं ना, उनसे बचाने में हमारी रक्षा करते हैं, और ये थोड़ी मात्रा में हमारे लिए आवश्यक होते हैं। अगला देखिए, दूध का दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है। दूध और दूध से बने जो उत्पाद होते हैं ना, उनमें क्या क्या पाया जाता है। तो दूध से बने जो उत्पाद होते हैं उनमें पाया जाता है, एक तो वसा भी पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर सामने दे रखा है, तो इसके माध्यम से आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है। जो हमारा शरीर है ना, उनके द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है। एक तो विटामिन डी आता है और एक विटामिन के आता है। इसके बाद विटामिन शब्द किसने दिया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो फंक महोदय हैं उन्होंने विटामिन शब्द दिया था, तो फंक ने। इस प्रकार से आप लिख देंगे। देखिए, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का जो स्वाद है सभी से अलग होता है। क्यों होता है। देखो, आपने सेब खाया, संतरा खाया और अनार खाया, उसके बाद में केला भी खाया, इसके पश्चात जो संतरे का जो स्वाद है वो सभी से अलग होता है। क्या जितने भी आपने फल खाए ना, उनमें से डिफरेंट संतरा है, तो इसमें स्वाद अलग इसलिए था क्योंकि उसमें विटामिन सी पाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, ये भी आप गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न है, इसमें तो सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक है। तो यह है विटामिन डी।
याद रखना, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, ये इसमें क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। मछली के तेल में विटामिन डी पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है। और ये सहायक किस में होता है? तो ये जो हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे जो दांत हैं ना, उनको मजबूती प्रदान करने में, ठीक है, मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी, वो मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ विटामिन के नाम, और उनके रासायनिक नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ, और उनकी कमी से होने वाले रोग भी आपको मैं बताऊंगा। देखिएगा, विटामिन ए, जो विटामिन ए है ना, इसका नाम, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होता है वर्णांधता, ठीक है। इसके बाद में विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से होता है बेरी रोग। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि विटामिन, जैसे मान लीजिए बेरी किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो आप उसमें उत्तर में करेंगे B1, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसके बाद में विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसी तरह से जैसे रेटिनॉल दिया है, तो रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का नाम है। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का है। इसी प्रकार से विटामिन B2 जो है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से पेलेग्रा या फोर्डी सिंड्रोम नामक रोग होता है। इसके बाद में देखिए विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है, जो त्वचा का श्वेत होना और मानसिक रूप से मंद होना, ये इसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। और विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक, जो त्वचा का फटना आदि होता है B5 की कमी से। इसके बाद में विटामिन B6, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, इसकी वजह से होने वाला जो रोग है ना, इसकी कमी से, वो है एनीमिया और त्वचा रोग, ठीक है। इसके बाद में अन्य जो देखिएगा, अन्य कुछ क्वेश्चन हैं। अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्केवेंजर कहते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इथोलॉजी में। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? तो केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। और इसके बाद कौन सा गर्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो क्लोरोफिल तथा रसधानी। और इसके बाद में कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ये पक्षी कौन हो सकता है? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें कौवा लिखेंगे। और टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो मेंढक के। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो भैंस की पीठ पर जो बैठकर वो क्या करता है? परजीवी जो कीट है ना, उन परजीवी कीटों को वो खाता है, परजीवी खाता है, ऐसे आप याद रखना। अब देखिए 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। ये उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? मतलब कि आपको याद रखना है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद में जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित करे तो वह सहभोजी कहलाता है, ठीक है, सहभोजी। इसके बाद बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो अक्टूबर से सितंबर मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है। कौन जैविक कारक नहीं है? तो प्रस्तर। प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, ठीक है, तो ये जैविक कारक नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो जो उल्लू है, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है पीछे तक। और कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वो कौन कौन से? तो चीलबाज और गिद्ध हैं। जंतुओं में पाए जाने वाला धारीदार चिन्ह किस कारण से होता है? तो जलवायु के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा भोजन और पोषण से रहेगा, अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।